सी लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, आर्डिनो में जो हमारे स्विचेस होते हैं, जो हमारी डिवाइसेस होती है, जो मैंने आज तक आप लोगों को आईओटी में पढ़ाया है कि हमारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, अब वो सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग में जो है वो सी लैंग्वेज की हेल्प से होगी। ठीक है, तो आगे आगे आप पढ़ोगे कि कैसे हमें पिन्स कनेक्ट करने हैं आर्डिनो में, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। लेकिन पहले आपको मैं ये बताती हूँ कि सी लैंग्वेज हम करते कैसे लिखते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ने सी लैंग्वेज पढ़ भी रखी होगी, बट आप लोगों ने जो है पाइथन पढ़ रखी है, तो कोई इशू नहीं है, चीज़ें वही हैं, सिर्फ सिंटेक्स सेम है, सॉरी डिफरेंट है। सबसे पहले जो आता है आपके आते हैं डेटा टाइप्स, जैसे आपका इंट है, फ्लॉट है, स्ट्रिंग है, कैर है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे आप लोगों को पता है कि इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं, इंट डेटा टाइप। स्ट्रिंग कैरेक्टर, ठीक है, जैसे हमने लिखा ए, बी या 1, 2 या कोई स्पेशल सिंबल, तो आप लोगों को पता है कि चाहे सिंगल कोट यूज़ करें या डबल कोट यूज़ करें, स्ट्रिंग ही कहलाता है वो। ठीक है, पाइथन में। लेकिन सी में जो है सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस होता है। अगर हम सिंगल कोट यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से अगर हम सिंगल कोट लिख रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, हमारा कैर। और अगर हम डबल कोट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा हेलो, तो ये बन गया हमारा स्ट्रिंग। अगर हम डबल कोट सिंगल कैरेक्टर के साथ यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए हमें यूज़ करना है डबल कोट और कैर के लिए हमें यूज़ करना है सिंगल कोट, तो दोनों में डिफरेंस है। ये भी लैंग्वेज जो है आपकी कैसी है, केस सेंसिटिव, यानी कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में डिफरेंस होता है। अगर आपने किसी वेरिएबल का नेम जो है वो कैपिटल में AVG यानी एवरेज रखा है और आप उसे यूज़ कर रहे हो स्मॉल लेटर में, तो दोनों क्या है, हमारे डिफरेंट है, तो एरर हमारी इसमें शो हो जाएगी। तो अगर आपने एवरेज जो है डिक्लेयर करा है कैपिटल ए से, तो आप उसे डिफाइन भी करोगे कैपिटल ए से। तो ये इंट है आपका, जो इंटीजर नंबर 0 to 9 होते हैं आपका कैर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। एक डेटा टाइप हमारा होता है इसमें फ्लॉट, जिसमें कि हमारी कैसी वैल्यूज़ आती है, जैसे 10.20, जहाँ पे ये पॉइंट की वैल्यूज़ हमारी आती हैं, वो हमारे कहलाता है फ्लॉट टाइप। ठीक है, अब क्या होता है कि पाइथन में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमें कोई वैल्यू यूज़ करनी है, जैसे कि अगर हम ये लिख देते हैं a = 10, तो कंपाइलर को ये बात समझ आ जाती है कि ये जो 10 है इंटीजर टाइप वैल्यू है, हम उसको कहीं डिफाइन नहीं करते हैं, हम उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं, उसको नहीं बताते कंपाइलर को कि हम किस टाइप की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने 10 यूज़ करा है तो वो खुद से समझ जाएगा कि ये कैसी वैल्यू है, इंट टाइप की वैल्यू है। या हम लिख देते हैं b = हेलो, तो यहाँ वो समझ गया कि b एक वेरिएबल है जिसमें कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आपकी स्टोर हुई है। तो ये पाइथन में पहले से ही उसको पता चल जाता है। लेकिन सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस तरह से सिंटैक्स हम नहीं लिखते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक टर्म होती है डिक्लेरेशन, और एक टर्म होती है डेफिनेशन, जो आप लोगों ने फंक्शन में पढ़ा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सी में कि अगर हम किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं या हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसे पहले हम डिक्लेयर भी करते हैं। हमें पहले ही बताना भी पड़ेगा कि हम आगे इस वर्ड को, इस टर्म को यूज़ करेंगे इस फॉर्म में। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा पाइथन में a = 10, सी में इस तरह से नहीं लिखेंगे। सी में हमें बताना पड़ेगा, हम लिखेंगे इंट a = 10। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, कंपाइलर को बताया है कि हम a टाइप का एक वेरिएबल एक वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू 10 हम स्टोर कर रहे हैं।
किस टाइप की है ये 10 वैल्यू? इंट टाइप की। तो हमें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले। हम जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसका क्या टाइप है वो हमें पहले ही डिफाइन करना होगा, पहले ही हमें बताना होगा कि हम इस टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये बताना होगा ये जो 10 है ये किस टाइप का वेरिएबल है। अगर आप 10 वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम पाइथन में क्या करते थे, हमने लिखा a इज इक्वल टू 10 + 20 प्रिंट a, तो 30 जो है इसका आउटपुट आपको शो हो जाता था। यहाँ हमने कोई 10 के लिए वेरिएबल डिफाइन नहीं करा जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करें, कुछ नहीं करा। हमने डायरेक्ट दो वैल्यू लिए और उनको ऐड कर दिया पाइथन में। लेकिन सी में आप इसे नहीं लिख सकते इस तरह से। अगर आपको दो वैल्यू को अगर ऐड भी करना है तो पहले हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे कि b इज इक्वल टू 10 इंट टाइप का, देन इंट a इक्वल टू 10 ले लीजिए, b इज इक्वल टू 20, देन एक वेरिएबल और अलग से आपको लेना होगा c, इस तरह से ले लीजिए, एक ही लाइन में भी डिफाइन हो जाता है। देन सेमी कॉलन हमें यूज़ करना होता है हर एक लाइन स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि ये हमारा टर्मिनेशन साइन होता है कि ये लाइन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ये शो करता है। आपको हर स्टेटमेंट को कंप्लीट होने पे सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी होता है। फिर हम लिखेंगे c इज इक्वल टू a प्लस बी, देन प्रिंट c। तो हमें ये भी सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं करा, ठीक है। तो सी में ये आप याद रखना कि जितने भी वेरिएबल्स आप यूज़ करोगे, ये नहीं कि प्रोग्रामिंग के बीच में आपको किसी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी तो आपने ले लिया, नहीं। अगर आप कोई वेरिएबल यूज़ करोगे तो उसको पहले ही स्टार्टिंग में आपको डिक्लेयर करना होगा। ये तो हो गई वेरिएबल की बात। इसमें भी जो आइडेंटिफायर्स हैं, लिटरल्स हैं, टोकन्स हैं, वो सब वही उनकी डेफिनेशन है जो आप लोगों ने पाइथन में पढ़ी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसका कोई यूज़ भी नहीं है यहाँ पे आईओटी में। कीवर्ड्स आप लोगों को पता है जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, कोई कीवर्ड यहाँ पे ऐसा यूज़ नहीं होगा। बस फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस जो यूज़ होंगे, ठीक है। वो फंक्शन जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आते जाएंगे कि हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, कौन सी पिन यूज़ करनी है, वो मैं आपको प्रोग्रामिंग के टाइम पे बताती रहूँगी। आपको बस ये पता होना चाहिए फंक्शंस क्या होते हैं, ये आप सभी को पता है, ठीक है। कोड्स हैं जो पहले से ही लिखे हुए हैं आपकी लाइब्रेरी के अंदर। फंक्शंस कैसे डिफाइन होते हैं ये भी आपको पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है आपका इफ एल्स, ठीक है। जो हम स्टेटमेंट्स जो हमारे लिए यूज़फुल है, मैं वो पार्ट आपको इसमें बताऊंगी। किसका सिंटेक्स बताना है आपका मुझे? इफ एल्स का। जैसे हम वहाँ पे पाइथन में यूज़ करते हैं इफ एल्स, कुछ वही चीज़ है यहाँ पे इफ एल्स के केस में। तो जैसे आपने लिखा पहले वही आप इफ लिखोगे। इफ में आपको क्या लिखना है यहाँ पे? वही कंडीशन जो कि अगर ट्रू होती है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ सेमी कॉलन आपको नहीं लगाना है, सेमी कॉलन या फिर कॉलन कुछ यूज़ नहीं करना है। इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी। यहाँ आप सेमी कॉलन लगाओगे स्टेटमेंट रन जब होगी। और एल्स स्टेटमेंट टू मीन्स वही सिंटेक्स। इफ़ अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, एल्स ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। जैसे सेमी कॉलन क्यों यूज़ कर रहे हैं? जिससे कि इफ़ को ये पता चल जाए कि वो कहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट उसकी यहाँ कंप्लीट हो रही है। इसमें आप मोर देन वन स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो, यहीं पे 2, 3, 4 कितनी भी स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो। वही सेम रूल है कि अगर इफ़ आप यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ एल्स भी हो, बट अगर हम एल्स को यूज़ कर रहे हैं तो इफ़ को यूज़ करना कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि एल्स स्टेटमेंट्स हमारी कब रन होगी? जब हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये आपका इफ एल्स है। वही सेम इसमें भी नेस्टेड इफ एल्स होता है। नेस्टेड इफ एल्स, जैसे हम पाइथन में नेस्टेड इफ एल्स के लिए हम यूज़ करते थे एल इफ।
एलिफ यूज़ करते थे, यहाँ हम यूज़ करते हैं एज इफ। ठीक है, SE भी हम इसमें यूज़ करते हैं, एलिफ की जगह एल्स इफ। सेम वही प्रोसेस, इफ कंडीशन स्टेटमेंट देन स्टेटमेंट, सेमीकोलन आएगा सब में, फिर एज इफ कंडीशन स्टेटमेंट एंड एज इफ कंडीशन स्टेटमेंट एंड एज देन स्टेटमेंट। सेम वही है। ठीक है, सिर्फ हमने एज, यहाँ पे एज आएगा, एज इफ़ यूज़ कर रहे हैं हम एलिफ की जगह। जब हम नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करते हैं यानी इफ़ ब्लॉक के अंदर एक और इफ़, तो इसका क्या रूल है कि कंडीशन अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो फिर एज इफ़ में कंडीशन चेक होगी, यहाँ भी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ कंडीशन चेक होगी, और अगर यहाँ भी फॉल्स हो जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एल्स में आपकी रन हो जाए। ठीक है, और इन केस अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो बाकी के ये जो 3 पार्ट्स हैं वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इन केस यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती है और यहाँ ट्रू हो जाती है तो ये 2 जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये हो गया आपका नेस्टेड इफ एल्स। नेक्स्ट होता है आपका लूप। ठीक है, लूप आप लोगों ने पढ़ा है। लूप में आता है आपका, आप लोगों ने जो लूप पढ़ा है एक वो आपने पढ़ा है वाइल लूप। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ वाइल लूप पढ़ा है। एक और लूप होता है आपका डू वाइल लूप, सी में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सभी लैंग्वेजेस में आपको डू वाइल लूप भी मिलता है, बट पाइथन में जो आपको डू वाइल लूप नहीं मिला है, वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वाइल लूप आप लोगों को पता ही है, सेम वही है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक वो क्या है, लूप की जो स्टेटमेंट्स है, जो उसका ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। एक चीज़ और जो इस इफ एल्स में रह गई कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। जो हम ब्लॉक्स बनाते हैं, जैसे इफ एल्स पाइथन में तो इंडेंटेशन से हमारा ब्लॉक बन जाता है, यहाँ पे हम ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसको यूज़ करते हैं। जब हमारी मोर देन वन स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह से, तो विदाउट कर्ली ब्रेसेस आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रेसेस ज़रूर लगाओगे, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। ठीक है, अब आपका आता है वाइल लूप। वाइल में क्या है, आपने लिखा वाइल और उसके साथ लिखी कोई कंडीशन। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, सेमीकोलन या कॉलन कुछ यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद उसका भी ब्लॉक आप बनाओगे तो हम हमेशा यूज़ करेंगे सी में कर्ली ब्रेसेस। आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करोगे, देन जो भी स्टेटमेंट्स आपको रन करनी है या जो भी आपका कोई अगर एक्सप्रेशन है वो आपको लिखना है, एंड देन क्लोज। तो जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है, जब तक, वाइल मीन्स क्या होता है, जब तक, तो जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट्स आपकी रन होगी। नेक्स्ट जो है आपका वो है डू वाइल। डू वाइल देखिए, ये यहाँ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसमें एक डिफरेंस बताऊंगी तो आप इजीली समझ पाओगे। डू कर्ली ब्रेसेस कंपलसरी है, ठीक है, स्टेटमेंट कोई भी एक्सप्रेशन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, एंड देन वाइल और वो कंडीशन जो हमें चेक करनी है। ठीक है, अब डू वाइल और वाइल लूप में एक डिफरेंस होता है। वैसे तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी कोई यूज़फुल है नहीं, बट जब वहाँ पढ़ा रही हूँ तो ये जो डिफरेंस है वो बता देना चाहिए। तो देखो, वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस होता है, काम वो वही कर रहा है, सेम साइन कि कंडीशन ही चेक कर रहा है, ठीक है। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है कि अगर फर्स्ट
फर्स्ट टाइम पर ही कोई कंडीशन आप चेक कर रहे हो और वो फॉल्स हो जाती है, तो जो आउटपुट आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। तो जो यहाँ पे जो भी आपने स्टेटमेंट्स और ये देखे हैं एक्सप्रेशंस, ये सब आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे अगर फर्स्ट टाइम पर ही स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। डू वाइल में क्या होता है कि डू वाइल में मे बी फर्स्ट टाइम पर ही जब आप पहली बार चेक कर रहे हो कंडीशन को तो वो फॉल्स हो जाए। ज़रूरी तो नहीं है कि हमें फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने कंडीशन चेक करी वो ट्रू ही होगी, हो सकता है मे बी वो फर्स्ट टाइम पर ही फॉल्स हो, उसके आगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो डू वाइल में क्या होता है कि चाहे फर्स्ट टाइम पे भी आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स ही हो, लेकिन ये जो पार्ट है ना आपका, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग से ही वो रन होना स्टार्ट होता है। तो पहले क्या हुआ, डू, क्या डू मीन्स ये काम होना चाहिए, करो मतलब किसी चीज़ को, तो ये स्टेटमेंट्स आपकी रन होंगी, देन कंडीशन चेक होगी। पहले स्टेटमेंट रन हो गई, उसके बाद अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो ठीक है, वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर ट्रू हो जाती है तो वो दोबारा से आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वाइल और डू वाइल में ये सबसे बड़ा डिफरेंस, और यही एक डिफरेंस है कि वाइल लूप में अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम पर ही आपकी फॉल्स हो जाती है तो जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उसका ब्लॉक है, इसको हम ब्लॉक कहते हैं। अगर आपको ये भी याद रखना है कि जितने करली ब्रेसेस आपने ओपन करे हैं उतने ही करली ब्रेसेस आपको क्लोज भी करने होते हैं। इन केस आपने कोई करली ब्रेसेस ओपन कर दिया बट अगर आप क्लोज करना भूल गए, ठीक है, तो वहीं वो एरर शो कर देगा आपकी करली ब्रेसेस का। तो जितने करली ब्रेसेस आपने ओपन करे हैं उतने ही आपको क्लोज करने होते हैं, और उतना उसका जो पार्ट कहलाता है वो हमारा कहलाता है ब्लॉक। वाइल के साथ है तो वाइल ब्लॉक, फोर के साथ है तो फोर ब्लॉक, इफ़ के साथ है तो इफ़ ब्लॉक, डू वाइल के साथ है तो डू ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि डू के साथ ब्लॉक है, वाइल के साथ नहीं है, तो ये क्या हो गया, डू ब्लॉक। ये ब्लॉक होते हैं, और जहाँ जैसे यहाँ ये ओपन हुआ, यहाँ ये क्लोज हुआ, तो इसके बीच जितनी भी स्टेटमेंट्स है वो सब इससे बिलोंग करती है। जैसे हम इंडेंटेशन यूज़ करते थे पाइथन में, तो अब यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं होती है। जैसे कि आपने कोई स्टेटमेंट, जैसे आपने वाइल लिखा, कंडीशन लिखी, ठीक है, कोई भी कंडीशन दे सकते हो, ए इज कंडीशन, आप सभी को पता है क्या होता है, ए इज़ लेस देन 10 या इज़ इक्वल टू, कुछ भी दे सकते हो। तो कंडीशन दी, उसके बाद आपने यहाँ ब्लॉक यूज़ करा। अब ऐसे भी लिख सकते हो कि एक स्टेटमेंट आपने यहाँ लिख दी एंड देन सेकंड स्टेटमेंट आपने यहाँ लिख दी और थर्ड स्टेटमेंट आपने यहाँ लिख दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी स्पेस आप दो, करली ब्रेसेस से ये डिफाइन हो रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये इस ब्लॉक के अंदर है, वाइल ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो आप कितना भी स्पेस दे दो, अब सी लैंग्वेज में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी मर्जी है, कैसे भी यूज़ करो। सिर्फ ये ब्लॉक्स जो ये करली ब्रेसेस है ये आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फॉर लूप। फॉर लूप पढ़ा ही है। एक चीज़ और, पाइथन में हमने पढ़ा है वाइल के साथ एल्स, सी में वाइल के साथ कोई एल्स नहीं होता, ठीक है। वाइल के साथ भी एल्स पढ़ा है हम लोगों ने, और फॉर लूप के साथ भी एल्स पढ़ा है। तो जो एल्स है वो पाइथन में ही यूज़ होता है, वाइल और फॉर लूप के साथ। सी लैंग्वेज में फॉर लूप के साथ या फिर वाइल के साथ या फिर डू वाइल के साथ कोई एल्स आपका यूज़ नहीं होता। एल्स यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ इफ़ के साथ, ठीक है। अगर आप चाहो तो इफ़ के बिना एल्स के बिना भी आप इफ़ को लिख सकते हो, बट एल्स के साथ इफ़ कंपलसरी है। ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है पाइथन में भी और यहाँ भी। तो फॉर लूप
आपको पता ही है सीक्वेंस होता है इसमें हम एक पाइथन के अंदर रेंज फंक्शन यूज़ करते थे। यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करते, ना हम कोई रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं, ना यहाँ कोई सीक्वेंस चल रहा है, कुछ नहीं है। इसका जो सिंटेक्स है वो डिफरेंट है बिल्कुल आपके पाइथन के सिंटेक्स से। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर स्मॉल में ब्रैकेट ओपन, कोई भी वेरिएबल जो आपने पहले से ही डिक्लेयर कराया हुआ है उसकी कोई वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, i इज़ इक्वल टू 0, सेमी कॉलन, i इज़ लेस देन 10, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन किस लिए यूज़ करते हैं? सेपरेशन के लिए, या तो टर्मिनेशन के लिए कि स्टेटमेंट यहाँ टर्मिनेट हो रही है, या फिर किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए भी हम इसमें यूज़ करते हैं अगर, ठीक है। फॉर लूप में सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, वैसे मोस्टली सेपरेशन के लिए हम कॉमा वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर लूप में सेमी कॉलन होता है, ठीक है। एंड देन आई प्लस प्लस और ब्रैकेट क्लोज, फिर वही आपका कर्ली ब्रेसेस और आपकी स्टेटमेंट्स, एंड देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। कर्ली ब्रेसेस इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। अब यहाँ पे ये तीन चीज़ें आपकी आई हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग इसमें कुछ नहीं होती है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और ज़रूरी नहीं है 0 से स्टार्ट हो, आप किसी भी डिजिट से इसको स्टार्ट कर सकते हो। i इज़ लेस देन 10 मीन्स कंडीशन, कंडीशन ही यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। एंड थर्ड पार्ट इज़ इंक्रीमेंट। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी या डिक्रीमेंट करेगी, यानी कि वो चेंज होगी, ठीक है। मीन्स या कोई कैलकुलेशन करके अपनी वैल्यू को चेंज कर दिया, तभी हमारी कंडीशन फॉल्स हो सकती है। अगर i इज़ इक्वल टू 2 है और i को हम इंक्रीमेंट ही नहीं करेंगे, वो 0 से कभी 1 ही नहीं होगा, तो वो 10 तक कैसे पहुंचेगा? जब तक वो 10 नहीं होगा तब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो हमें ये जो इंक्रीमेंट पार्ट है ये वाइल में और डू वाइल में भी यूज़ करना होता है, जिससे कि जब तक हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हम i माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो हमारी प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो i प्लस प्लस, जैसे कि i की वैल्यू अब क्या है, खुद से इंक्रीमेंट होगी, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और जब वो 10 हो जाएगी तो 10 इज़ लेस देन 10, नो, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ये लूप आपका क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, आप इस लूप से बाहर आ जाओगे। जैसे कि पाइथन में रेंज फंक्शन था, अगर हमने उसमें रेंज जो है वो 10 वैल्यू की रेंज दिया है, तो 10 वैल्यू की रेंज के बाद क्या होता था, वो खुद से ही टर्मिनेट हो जाता था। तो यहाँ भी आपने एक कंडीशन के बेस पे उसको लिमिट दे दिया कि जैसे ही ये लिमिट आपकी कंप्लीट होगी आप इससे बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो ये है आपका फॉर लूप। इसी तरह से इसका सिंटेक्स है। स्टेटमेंट्स तो जो भी प्रोग्रामिंग की होंगी वो होंगी आपकी, प्रोग्राम जब करवाऊंगी आर्डिनो के तो क्लियर होता चलेगा आपको। और एज जो है वो हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं, तो मोस्टली जो यूज़ होता है वो यही है आपका सी में, इफ एल्स, डू वाइल, वाइल एंड फॉर लूप। टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी कुछ भी यूज़ नहीं होता है सी के अंदर, ठीक है। जो पाइथन में आप लोगों ने पढ़ा है, टपल, लिस्ट और सेट, डिक्शनरी कुछ यूज़ नहीं होता है, कोई टर्म नहीं है इससे रिलेटेड इसमें। फंक्शंस आपके वही है, लेंथ फाइंड आउट करना है तो लेन है, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कंपेयर, कॉपी, ये सब चीज़ होते हैं, लेकिन वो आपके प्रोग्रामिंग में आपका इसका पार्ट नहीं है, वो एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे हम सी की प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे हैं, हमारा मेन मोटिव सिर्फ ये है कि हमें सिंटेक्स क्लियर हो जाए, जिससे कि हम अपनी आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कर सकें, ठीक है। तो आपको जैसे इसमें स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है, बहुत सारी चीज़ें, फाइल हैंडलिंग भी है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है, ना आपको
फ़िलहाल इस IoT के लिए उनकी कोई ज़रूरत आपको है नहीं। जितना पार्ट आपके लिए IoT के लिए इम्पॉर्टेंट था उतना पार्ट मैंने आपको बता दिया है। एक कोई सिंपल सा मैं प्रोग्राम दिखा देती हूँ आपको करके कि हम कैसे यूज़ करते हैं। प्लस का तो सिंपल सा मैंने आपको बता ही दिया था, और सीक्वेंस का बता देती हूँ। जैसे हमें 1 to 10 प्रिंट करना है, ठीक है, पाइथन में भी करिए आपने इसकी प्रोग्रामिंग कि अगर हमें 1 to 10 वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे। पहले हम एक फर्स्ट वैल्यू लेंगे 1 और हमें उसे ही इंक्रीमेंट करना है और फिर उसको ही प्रिंट करना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट टाइप का, इंट आई। यहाँ आप इसमें कोई वैल्यू असाइन भी कर सकते हो और नहीं है ज़रूरत तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। आपने एक वेरिएबल ले लिया आई। अब आप इसको आप इसको फॉर लूप से भी कर सकते हो प्रोग्राम को, और आप इसे वाइल लूप से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम वाइल लूप से करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई आपने ले लिया है, आप यहाँ पे लिखते हैं पहले फॉर आई इज इक्वल टू 1 ले लो। चलो वाइल लूप के लिए आपको यहाँ 1 लेना होगा। आई इज इक्वल टू 1, और अब हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। वाइल जब तक आई हमारा किससे लेस देन इक्वल टू है 10 से, यानी 10 से छोटा है या उसके इक्वल है, तब तक ब्लॉक बना लीजिए, प्रिंट करें किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, पहले 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कंडीशन को फॉल्स करने के लिए इसको इंक्रीमेंट करना होगा। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, कि वो 1 से इंक्रीमेंट होता है। अब वाइल लूप में हमें ये लिखना होता है अलग से, एंड देन क्लोज, ठीक है। तो अब यहाँ आई की वैल्यू 1 है। अगर हम इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे उसको डिक्लेयर करना होगा। तो आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, अभी 0 मतलब 1 इज़ लेस देन 10 ट्रू, तो प्रिंट हो जाएगा 1, एंड देन 1 प्लस 1 इज़ 2। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फिर लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, 2 इज़ ऑल्सो लेस देन 10, देन प्रिंट 2, आई इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज़ 3। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इज़ लेस देन 10, और ये कॉन्टीन्यूसली इसी तरह से आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही आपकी प्रिंट आई की वैल्यू 11 होगी, क्योंकि इक्वल टू का साइन लिया है मैंने, जैसे ही 11 होगी आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। यही सेम प्रोग्राम आप फॉर लूप से भी कर सकते हो। आपने वेरिएबल लिया एक इंट टाइप का आई, यहाँ पे ये सेमीकोलन जरूर लगाना है, ठीक है। फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, एंड आई इज प्लस प्लस। तो आपने ये तीनों चीज़ें यहीं डिफाइन कर दी। इनिशियलाइजेशन भी कर दिया, जो यहाँ करा था वो पार्ट भी यहीं आ गया, कंडीशन का पार्ट यहाँ आ गया, और इंक्रीमेंट पार्ट भी आपका इसी एक लाइन में आ गया। देन ब्लॉक प्रिंट आई, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब क्या होगा, I1 कंडीशन चेक हुई। इसमें ध्यान देना, फर्स्ट टाइम ये, सेकंड ये, थर्ड स्टेप ये, एंड देन फोर्थ ये इस तरह से रन होता है। पहले आई की वैल्यू 1 असाइन होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर वैल्यू प्रिंट होगी, देन वो इंक्रीमेंट होगी। अब जब दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला पार्ट आपका रन नहीं करेगा, डायरेक्ट ये पार्ट रन करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 के बाद 2। अब कंडीशन चेक होगी, देन प्रिंट होगी, फिर इंक्रीमेंट होगी, देन अगेन कंडीशन चेक होगी, प्रिंट होगी, देन इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। ये जो मैंने आपको जितना अभी तक बताया, यही पार्ट आपका आगे की प्रोग्रामिंग के लिए यूज़फुल है, ठीक है। इसके अलावा सी में आपको कोई ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डीपली नॉलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आपको बस इस तरह से उसका सिंटैक्स बताया, यही आपको समझना है। आपको इसकी कोई ये नहीं कि आप प्रोग्राम लेके बैठ जाओ कि प्रोग्राम कैसे होने हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं आपको आपका चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी कल से, तब आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे प्रोग्रामिंग